बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। वी आर डिस्कसिंग अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ मैक्रो इमल्शंस। हमारा मेन टॉपिक है इमल्सिफिकेशन और इमल्सिफिकेशन का ये हमारा एज ए होल फोर्थ लेक्चर है। इमल्सिफिकेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं मैक्रो इमल्शंस को और मैक्रो इमल्शन की हम स्टेबिलिटी डिस्कस कर रहे हैं। स्टेबिलिटी ऑफ मैक्रो इमल्शन से रिलेटेड ये हमारा सेकंड लेक्चर है। हमने अब तक डिस्कस किया है कि मैक्रो इमल्शन की स्टेबिलिटी पर नेचर ऑफ इंटरफेशियल फिल्म का और बैरियर्स का, नेचर ऑफ बैरियर्स का क्या इफ़ेक्ट है। उसमें हमने मैकेनिकल बैरियर, स्टीरिक बैरियर और इलेक्ट्रिकल बैरियर को डिस्कस किया। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि विस्कोसिटी, साइज डिस्ट्रीब्यूशन और टेम्परेचर इमल्शन की स्टेबिलिटी को किस तरह अफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस इफेक्ट ऑफ विस्कोसिटी ऑन स्टेबिलिटी ऑफ मैक्रो इमल्शन। देखें, कंटिन्यूस, ये विस्कोसिटी एक्चुअली हम डिस्कस कर रहे हैं कंटिन्यूस फेज की, जिसे आउटर फेज भी कहते हैं, एक्सटर्नल फेज भी कहते हैं, डिस्पर्शन मीडियम भी कहते हैं। आउटर फेज की विस्कोसिटी अगर ज़्यादा होगी तो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल की कोलिजन कम होगी, लिहाजा उनका रेट ऑफ कोलिशंस भी कम होगा और स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो ये जितनी भी हम डिस्कशन करेंगे इसकी समरी ये है कि विस्कोसिटी इंक्रीज़ होने से स्टेबिलिटी इंक्रीज़ होती है। स्टेबिलिटी ऑफ मैक्रो इमल्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी ऑफ डिस्पर्शन मीडियम। अब ज़रा इसको डिटेल से देखते हैं। अगर कंटिन्यूस फेज की या डिस्पर्शन मीडियम की विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाए तो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल का डिफ्यूजन कोफिशिएंट डिक्रीज हो जाता है और स्फेरिकल पार्टिकल के डिफ्यूजन कोफिशिएंट के लिए ये मैथमेटिकल रिलेशन है। Here K represents Boltzmann constant, T for temperature at absolute scale and R for radius of droplets। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे विस्कोसिटी डिक्रीज होगी, विस्कोसिटी डिक्रीज होगी तो डिफ्यूजन कोफिशिएंट भी डिक्रीज होगा। सिमिलरली ये डिफ्यूजन कोफिशिएंट का विस्कोसिटी के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है। तो विस्कोसिटी कम होगी तो डिफ्यूजन कोफिशिएंट ज़्यादा होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगा। लिहाजा जब रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगा तो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल इजीली एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, फिर रेट ऑफ कोलिशंस भी ज़्यादा होगा और रेट ऑफ कोलिशंस इज़ लाइक ए पॉइजन फॉर स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन। इंक्रीज इन विस्कोसिटी ऑफ कंटिन्यूस फेज, इसके 4 इफ़ेक्ट होंगे। अगर कंटिन्यूस फेज की विस्कोसिटी ज़्यादा हो, यानी हम ऐसी कंटिन्यूस फेज सेलेक्ट करें जिसकी विस्कोसिटी ज़्यादा हो, तो विस्कोसिटी ज़्यादा होने से इंक्रीज इन विस्कोसिटी विल डिक्रीज डिफ्यूजन कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। Increase in viscosity of continuous phase decreases diffusion coefficient of dispersed droplet and it decreases frequency of collision of droplets। जब frequency of collision डिक्रीज होगी तो rate of collisions भी डिक्रीज हो जाएगा और इन तीनों फैक्टर्स का ओवरऑल इफेक्ट ये होगा, इट विल इंक्रीज स्टेबिलिटी। अब कंटिन्यूस फेज की विस्कोसिटी डिपेंड किन फैक्टर्स पे करती है। एक तो उसकी इंट्रिंसिक विस्कोसिटी है, इसके अलावा हम उसके अंदर कुछ एक्सटर्नल एजेंट्स डाल के विस्कोसिटी को फर्दर इंक्रीज कर सकते हैं।
सम टाइम ऐसे होता है डिस्पर्शन मीडियम हमारे पास ऐसा है जिसकी इंट्रिंसिक विस्कोसिटी कम होती है, तो फिर हम आर्टिफिशियली उसकी विस्कोसिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर वाटर एज एक्सटर्नल फेज है तो फिर उसकी अपनी ही विस्कोसिटी अच्छी खासी होती है। अदरवाइज वी कैन इंक्रीज विस्कोसिटी बाय इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल। कोई ऐसा मटेरियल आप इमल्शन में ऐड कर दें जो डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज के साथ इंटरफेयर ना करे और इमल्शन की परफॉर्मेंस को डिक्रीज ना करे। ऐसे मटेरियल को कहेंगे थिकनिंग एजेंट। ये थिकनिंग एजेंट विस्कोसिटी को इंक्रीज करेगा। तो एनी सूटेबल मटेरियल मे बी टेकन एज थिकनिंग एजेंट। Similarly, viscosity increases in presence of liquid phase, in presence of liquid crystal, and liquid crystals are formed in emulsion at specific concentration of oil, water, and emulsifying agents. ये अब एक्सपेरिमेंटली हमें देखना पड़ेगा कि ऑयल वाटर की कौन सी कंसंट्रेशन हो जिस पे लिक्विड क्रिस्टल बन सकते हों और कौन सा इमल्सीफायर कितनी अमाउंट में लिया जाए। ये एक्सपेरिमेंटल फैक्टर्स हैं और ये इमल्शन टू इमल्शन वेरी करेंगे। सिमिलरली विस्कोसिटी का इनवर्स रिलेशनशिप है टेम्परेचर के साथ, तो टेम्परेचर डिक्रीज करने से भी विस्कोसिटी इंक्रीज होती है। तो इन तीनों फैक्टर्स से हम ये कंक्लूड करेंगे कि इमल्शंस विल बी मोर स्टेबल इन कंसंट्रेटेड फॉर्म and at low temperature. दूसरा फैक्टर जिस पे स्टेबिलिटी डिपेंड करती है, ये ओवरऑल हमारा फोर्थ फैक्टर है, साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्पर्स्ड ड्रॉपलेट। डिस्पर्स्ड फेज के ड्रॉपलेट जिनको आपने डिस्पर्शन मीडियम में डिस्पर्स किया हुआ है, अगर तमाम ड्रॉपलेट्स का साइज सेम होगा या वेरी क्लोज टू ईच अदर होगा तो हम कहेंगे कि ये नैरो डिस्ट्रीब्यूशन है साइज की, और इस केस में इमल्शन ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर पार्टिकल का साइज एक दूसरे से डिफरेंट होगा, कुछ पार्टिकल बड़े होंगे कुछ छोटे होंगे, तो दिस फिनोमेना विल बी कॉल्ड ब्रॉडर डिस्ट्रीब्यूशन और वाइड डिस्ट्रीब्यूशन। इस केस में लार्जर पार्टिकल छोटे पार्टिकल को अपने साथ मिलाना शुरू कर देंगे, मर्ज करना शुरू कर देंगे और कोलिशंस जल्दी हो जाएगी। दिस इज द केस ऑफ नैरो डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज मोर स्टेबल। तो ये देखें, नैरो डिस्ट्रीब्यूशन में पार्टिकल साइज इज वेरी क्लोज टू ईच अदर, रादर इन केस ऑफ ब्रॉड डिस्ट्रीब्यूशन और वाइड डिस्ट्रीब्यूशन पार्टिकल साइज there is variety in size of droplets। तो जब तमाम पार्टिकल का साइज एक जैसा होगा या उनके साइज का बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना हो, इस फिनोमेना को हम कहेंगे नैरो डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट विल प्रोड्यूस मोर स्टेबल इमल्शन। अगर ब्रॉड डिस्ट्रीब्यूशन होगी, कुछ पार्टिकल बड़े होंगे कुछ छोटे होंगे, तो बड़े पार्टिकल छोटे पार्टिकल को अपने साथ मिलाना शुरू कर देंगे। ये ऐसे ही है जैसे किसी सोसाइटी में अगर सारे लोग ताकतवर हों तो सोसाइटी बड़ी स्टेबल होगी, या सारे लोग कमज़ोर हों तो भी सोसाइटी स्टेबल है। लेकिन अगर सोसाइटी ऐसी हो जैसी हमारी है, कुछ लोग बहुत ताकतवर हों कुछ लोग बहुत वीक हों, तो फिर ताकतवर कमज़ोरों के हकूक़ गस्ब करना शुरू कर देते हैं, अमीर अमीर तर हो जाते हैं और गरीब गरीब तर हो जाते हैं। अब यहाँ पर जो बड़े पार्टिकल हैं ये और बड़े हो जाएंगे और छोटे पार्टिकल की कंसंट्रेशन कम होती हुई ना होने के बराबर रह जाएगी, और उसका रिज़ल्ट ये होगा कि सोसाइटी तबाही के दहाने पे पहुंच जाएगी, इमल्शन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इस केस में कोलिशंस ज़्यादा आसानी से होगी क्योंकि डिस्पर्स्ड फेज एक्चुअली डिस्पर्शन मीडियम के साथ कंपैटिबल नहीं है। अगर डिस्पर्स्ड फेज नॉन पोलर है तो यकीनन डिस्पर्शन मीडियम पोलर होगा,
तो उनकी कंपेटिबिलिटी नहीं बनती। हमने इमल्सीफाइंग एजेंट डाल के इसको स्टेबल किया हुआ है, लेकिन अगर स्टीयरिंग यूनिफॉर्म नहीं होगी तो पार्टिकल साइज यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, फिर ब्रॉडर डिस्ट्रीब्यूशन होगी। अब डिस्पर्शन मीडियम चूंकि डिस्पर्स्ड मीडियम के साथ कंपेटेबल नहीं है, तो डिस्पर्स्ड फेज या इनर फेज अपने कॉन्टैक्ट्स को आउटर फेज के साथ मिनिमाइज करने की कोशिश करेगी, और ड्रॉपलेट का साइज जितना बड़ा होगा उसका कॉन्टैक्ट कम हो जाएगा, लिहाजा आहिस्ता आहिस्ता इमल्शन डिस्ट्रक्शन की तरफ चल पड़ेगा। स्टेबिलिटी ऑफ मैक्रो इमल्शन डिक्रीजेज विद साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रॉपलेट्स। डिस्पर्स्ड फेज के ड्रॉपलेट्स में साइज डिस्ट्रीब्यूशन जितनी ज़्यादा होगी उतना ही इमल्शन की स्टेबिलिटी कम होगी। साइज डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होने का मतलब है कि उसमें ब्रॉड डिस्ट्रीब्यूशन हो, पार्टिकल के साइज में वैरायटी ज़्यादा हो। नैरो डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीजेज स्टेबिलिटी एंड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन डिक्रीजेज स्टेबिलिटी। Narrow distribution of dispersed droplet increases stability, and broad distribution or wide distribution of droplets decreases stability. अब इसकी वजह क्या है कि larger droplet have less interfacial surface area per unit volume than smaller droplets, एंड दे आर थर्मोडायनामिकली मोर स्टेबल। तो जो स्टेबल हैं वो अपने आप को और स्टेबल करने के लिए छोटे ड्रॉपलेट्स को अपने साथ मिलाते जाएंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो मैक्रो इमल्शंस हैं, एक को हम ए कह लें और एक को बी कह लें। अब सपोज मैक्रो इमल्शन ए, इसमें नैरो डिस्ट्रीब्यूशन है, और मैक्रो इमल्शन बी में ब्रॉड डिस्ट्रीब्यूशन है। देन अगर दोनों का एवरेज साइज पार्टिकल का सेम भी होगा तो भी स्टेबिलिटी उसकी ज़्यादा होगी जिसमें नैरो डिस्ट्रीब्यूशन है। यानी ये दो मैक्रो इमल्शन ए और बी हमने कंसीडर कर लिए, दोनों का एवरेज साइज सेम है, एवरेज वैल्यू ऑफ ड्रॉपलेट साइज इज सेम। अब एवरेज वैल्यू ड्रॉपलेट साइज की दोनों में सेम है। सपोज इमल्शन ए हैज़ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन और वी कैन से नैरो डिस्ट्रीब्यूशन, एंड इमल्शन बी हैज़ ब्रॉडर डिस्ट्रीब्यूशन, देन इमल्शन ए विल बी मोर स्टेबल। तो अब पार्टिकल साइज की एवरेज वैल्यू काउंट नहीं होगी, एवरेज साइज ऑफ ड्रॉपलेट डजंट मैटर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइज मैटर्स। तो जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा ब्रॉड होगी इमल्शन अनस्टेबल होगा, डिस्टेबलाइज हो जाएगा। ड्यू टू दिस रीज़न कि अगर नैरो डिस्ट्रीब्यूशन है, तमाम पार्टिकल का साइज एक जैसा है, तो किसी पर कोई बर्तरी नहीं है, कोई सुपीरियरिटी नहीं है, कोई सुपीरियरिटी नहीं है, लिहाजा सारे पार्टिकल एक जैसे हैं, ये अमन सुकून के साथ रहेंगे, सिस्टम स्टेबल रहेगा। लेकिन अगर किसी पार्टिकल का साइज बड़ा है तो डिस्पर्स्ड फेज विल टेंड टू मिनिमाइज इट्स कॉन्टैक्ट्स विद इमल्शन विद डिस्पर्शन मीडियम। लिहाजा अब डिस्पर्स्ड फेज की कोशिश होगी कि छोटे पार्टिकल भी बड़े पार्टिकल के साथ मिल जाए ताकि डिस्पर्शन मीडियम के साथ कॉन्टैक्ट मिनिमाइज हो जाए। दिस विल डिस्टेबलाइज इमल्शन because larger particle grow at the expense of smaller ones, and this is golden rule in society as well। ताकतवर लोग कमज़ोरों का माल हड़प करके और अमीर होना चाहते हैं, ये यूनिवर्सल रूल है। ताकतवर मुल्क बड़े मुल्क छोटे कंट्रीज़ को अपने साथ मिला लेते हैं। तो सिमिलरली लार्जर पार्टिकल मर्ज स्मॉलर पार्टिकल
larger countries grow at the expense of poor smaller countries, weaker countries. Similarly, in emulsion, larger particle grow at the expense of smaller particles. और अगर ये प्रोसेस चलता रहे तो फिर दुनिया में सिर्फ अमीर ही बचेंगे, अमीर अमीर तर हो जाएंगे। सिमिलरली, अगर ये प्रोसेस इमल्शन में स्टार्ट हो जाए तो इमल्शन डिस्टेबल हो जाएगा। अगर सोसाइटी में ये प्रोसेस होगा तो सोसाइटी अनस्टेबल हो जाएगी, इमल्शन में होगा तो इमल्शन अनस्टेबल हो जाएगा और इवेंचुअली ब्रेक हो जाएगा। नो, फिफ्थ फैक्टर that affects stability of emulsion is phase volume ratio. अगर जब हम इमल्शन बनाते हैं, डिस्पर्शन मीडियम या आउटर मीडियम, जिसको हम एक्सटर्नल मीडियम भी कहते हैं, इसको कंटिन्यूअस फेज भी कहते हैं, ये मेजॉरिटी में होती है और डिस्पर्स्ड फेज मेजॉरिटी में होती है, डिस्पर्स्ड फेज माइनॉरिटी में होती है। इट मीन डिस्पर्शन मीडियम का फेज वॉल्यूम ज़्यादा है, डिस्पर्स्ड फेज का फेज वॉल्यूम कम है। अगर आप डिस्पर्स्ड फेज का वॉल्यूम इंक्रीज करते जाएं तो विद पैसेज ऑफ टाइम वो जो माइनॉरिटी थी वो मेजॉरिटी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। जब उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो एट द एंड dispersion medium will become dispersed phase and vice versa. inner phase outer phase बन जाएगी और outer phase inner phase बन जाएगी। तो stability of macroemulsion decreases with increase in volume of dispersed phase because इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ डिस्पर्स्ड फेज काजेस एक्सपेंशन ऑफ इंटरफेशियल फिल्म। जब आप डिस्पर्स्ड फेज का वॉल्यूम इंक्रीज करते जाएंगे, ड्रॉपलेट साइज इंक्रीज होता जाएगा। अब उसके अराउंड जो इंटरफेशियल फिल्म है वो भी एक्सपैंड होती जाएगी और ज़ाहिर है इमल्सिफाइंग एजेंट उस कंसंट्रेशन में नहीं है, उतनी अमाउंट में नहीं है कि वो स्टेबल इंटरफेशियल फिल्म बनाता जाए। तो इंटरफेशियल फिल्म एक्सपैंड होने से उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी और इमल्शन अनस्टेबल हो जाएगा। यानी ऐसा ऐसा डिस्पर्स्ड फेज डिस्पर्शन मीडियम में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अगर आप डिस्पर्स्ड फेज की कंसंट्रेशन इंक्रीज करते जाएं ऑन फर्दर इंक्रीज इन वॉल्यूम, ये इंक्रीज इन वॉल्यूम की बात हो रही है डिस्पर्स्ड फेज की, ऑन फर्दर इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ डिस्पर्स्ड फेज what will happen? On further increase in volume of dispersed phase becomes dispersion medium and dispersion medium becomes dispersed phase. Again, let us repeat, dispersed phase is also called discontinuous phase or inner phase or internal phase, and dispersion medium is called continuous phase, outer phase or external phase. तो जब इनर फेज का वॉल्यूम आउटर फेज से ज़्यादा हो जाए तो इमर्शन अनस्टेबल हो जाएगा और अगर आप फिर भी बाज ना आए, अगर आप फर्दर इनर फेज ऐड करते चले गए तो इमल्शन इन्वर्ट हो जाएगा। यानी अगर पहले ऑयल इन वाटर इमल्शन है तो अब वो वाटर इन ऑयल इमल्शन में कन्वर्ट हो जाएगा एंड वाइस वर्सा। Oil in water emulsion will be converted to water in oil emulsion and water in oil emulsion will be converted to oil in water emulsion. तो चाहे oil in water emulsion हो या water in oil emulsion हो, दोनों सूरतों में इनर फेज का कंसंट्रेट का वॉल्यूम इंक्रीज करने से इमल्शन पहले ब्रेक होगा फिर इन्वर्ट हो जाएगा।
ये वही एग्जांपल है जो आप हमने पढ़ी थी कि अमेरिका जब कोलंबस ने दरियाफ्त किया 1492 में, वहाँ रेड इंडियंस थे। फिर ऐसा ऐसा अंग्रेज़ वहाँ जाके आबाद होना शुरू हो गए। तो विद पैसेज ऑफ टाइम उन्होंने रेड इंडियंस पर इतने जुल्म सितम किए, कुछ को मार डाला, कुछ को ग़ुलाम बना लिया, क्योंकि ये ताकतवर लोग थे। तो ऐसा ऐसा रेड इंडियंस की पॉपुलेशन कम होती गई। वो बेचारे शहरों को छोड़ के जंगलों में, पहाड़ों में, सहराओं में चले गए। कुछ ने हालात को कबूल किया और वो इनके पास नौकरी ग़ुलामी करने लग गए। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम अब सूरत हाल ये है कि रेड इंडियन की ओवरऑल पॉपुलेशन पूरे अमेरिका में फ्यू % रह गई है, ग़ालिबन 2% है। अब वहाँ गोरे इतने ज़्यादा हो गए कि अब हमें लगता ही नहीं है कि कभी यहाँ पर हबशी भी रहते थे। तो मेजॉरिटी माइनॉरिटी बन गई। फिर उन अंग्रेज़ों ने बरतानिया से आज़ादी हासिल कर ली। अब वो अमेरिकन अलग हैं, ब्रिटिश अलग हैं। तो सेम स्टोरी वाज रिपीटेड इन ऑस्ट्रेलिया। साउथ अफ्रीका में भी इस स्टोरी को रिपीट करने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ने करम किया, उनको बर वक्त आज़ादी मिल गई। तो जब इनर फेज़ का वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा तो पहले इमल्शन अनस्टेबल होगा, फिर मेजॉरिटी माइनॉरिटी में कन्वर्ट हो जाएगी, इमल्शन इन्वर्ट हो जाएगा। अगर वो ऑयल इन वाटर इमल्शन है तो वाटर इन ऑयल में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि ये जो इन्वर्शन ऑफ इमल्शन है इसकी भी कुछ कंडीशन है। ये ऐसा नहीं है कि अंडर एनी कंडीशन इन्वर्जन हो जाएगी। ये डिपेंड करेगा कि आपने इमल्सीफायर कौन सा लिया हुआ है। Inversion of emulsion takes place only in presence of balanced emulsifying agent. Balanced emulsifying agent वो होते हैं जिनमें हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक करैक्टर ऑलमोस्ट सेम हो। Balanced emulsifying agents have equal हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक करैक्टर। अगर इमल्शन में बैलेंस्ड इमल्सीफायर यूज़ किया आपने और इनर फेज़ का वॉल्यूम इंक्रीज़ करते गए तो इमल्शन इन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपने बैलेंस्ड इमल्सीफायर यूज़ नहीं किया, जैसा कि हमने इमल्शन की फॉर्मेशन में पढ़ा था कि अगर आपने ऑयल इन वाटर इमल्शन बनाना है तो इमल्शन को मोर हाइड्रोफिलिक होना चाहिए, मोर वाटर सॉल्युबल होना चाहिए। अब अगर इमल्सीफाइंग एजेंट मोर हाइड्रोफिलिक है तो फिर वो बैलेंस्ड इमल्सीफाइंग एजेंट नहीं है। उस केस में इमल्शन की इन्वर्जन इस तरह से नहीं होगी जैसे हम इस स्लाइड में पढ़ रहे हैं। सिमिलरली अगर हमने वाटर इन ऑयल इमल्शन बनाया है तो उसकी कंडीशन हमने पढ़ी थी कि वाटर इन ऑयल इमल्शन के लिए इमल्सीफाइंग एजेंट को मोर हाइड्रोफोबिक होना चाहिए, मोर ऑयल सॉल्युबल होना चाहिए। उस केस में भी रिजल्ट ऐसा नहीं होगा। अब वो रिजल्ट कैसा होगा, लेट अस डिस्कस। इफ इमल्सीफाइंग एजेंट इज नॉट बैलेंस्ड, इमल्सीफाइंग एजेंट के बैलेंस ना होने का मतलब क्या है कि आइदर इट इज़ मोर हाइड्रोफिलिक और इट इज़ मोर हाइड्रोफोबिक। अगर इमल्सीफाइंग एजेंट मोर हाइड्रोफिलिक है इसका मतलब है इट इज़ मोर वाटर सॉल्युबल एंड लेस ऑयल सॉल्युबल, एंड इफ इट इज़ मोर हाइड्रोफोबिक इट इज़ मोर ऑयल सॉल्युबल। अब बैलेंस्ड इमल्सीफायर 5 काम करेगा। It will strongly favor original type of emulsion. Emulsifying agent अगर स्ट्रांग है तो ये इमल्शन को अपनी ओरिजिनल फॉर्म पर रखने की पूरी कोशिश करेगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है अगर सोसाइटी में इंसाफ का निज़ाम स्ट्रांग है। इफ़ जस्टिस सिस्टम इज स्ट्रांग इन सोसाइटी देन सोसाइटी इज स्टेबल। अगर इमल्सीफाइंग एजेंट अनबैलेंस्ड है, अगर ये मोर हाइड्रोफिलिक है या मोर हाइड्रोफोबिक है, इट विल स्ट्रांगली फेवर ओरिजिनल टाइप ऑफ इमल्शन एंड इट विल नॉट लेट इमल्शन टू बी इन्वर्टेड। ये इमल्शन को इजीली इन्वर्ट नहीं होने देगा। अगर इन्वर्जन हो भी गई तो फिर ऐसा नहीं होगा, इतनी अंधेर नगरी नहीं होगी कि माइनॉरिटी मेजॉरिटी में आके मेजॉरिटी पहले से मौजूद मेजॉरिटी के हकूक़ को गस्ब कर ले। अगर इन्वर्जन हुई भी तो ऐसा नहीं होगा कि ऑयल इन वाटर
वाटर इन ऑयल में कन्वर्ट हो जाए, फिर मल्टीपल इमल्शन बनेंगे। अगर इमल्सीफाइंग एजेंट स्ट्रांग है, स्ट्रांग का मतलब है कि उसे इतना अनबैलेंस्ड होना चाहिए कि वो ओरिजिनल इमल्शन को ही फेवर करें, देन इट विल काज फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल इमल्शन। अब मल्टीपल इमल्शन का मतलब है, इसकी हम डिटेल हम आगे चल के पढ़ेंगे इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में। आइदर इट विल बी वाटर इन ऑयल इन वाटर इमल्शन और इट विल बी ऑयल इन वाटर इन ऑयल इमल्शन। तो डिटेल विल बी शेयर्ड वेरी सून। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने हाइड्रोफोबिक इमल्सीफाइंग एजेंट यूज़ किया, इसका मतलब है कि हमारे पास वाटर इन ऑयल इमल्शन था, उसको स्टेबल रखने के लिए हमने हाइड्रोफोबिक इमल्सीफाइंग एजेंट यूज़ किया, लेकिन हम वाटर की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करते गए। अगर इमल्सीफाइंग एजेंट मोर हाइड्रोफोबिक है तो वो वाटर इन ऑयल इमल्शन को ऑयल इन वाटर इमल्शन में कन्वर्ट नहीं होने देगा। अगर सिस्टम बहुत ज़्यादा भी अनस्टेबल हो गया तो फिर वाटर इन ऑयल इमल्शन कन्वर्ट हो जाएगा वाटर इन ऑयल इन वाटर इमल्शन में। और सिमिलरली अगर आपके पास ऑयल इन वाटर इमल्शन है तो उसको स्टेबल करने के लिए यकीनन आपने मोर हाइड्रोफिलिक इमल्सीफाइंग एजेंट यूज़ किया होगा। उस केस में अगर ऑयल की कंसंट्रेशन आप बढ़ाते चले गए तो ऐसा नहीं होगा कि ऑयल इन वाटर इमल्शन वाटर इन ऑयल इमल्शन में कन्वर्ट हो जाए, बल्कि इन कंडीशन में ऑयल इन वाटर इन ऑयल मल्टीपल इमल्शन बनेगा। अगेन कम टू समरी ऑफ दिस सेक्शन। इमल्सीफाइंग डिस्पर्स्ड फेज का कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से क्या इफ़ेक्ट्स होंगे, इसकी समरी देखें ज़रा। अगर आपके पास ऑयल इन वाटर इमल्शन है तो यकीनन आपने अगर आपके पास ऑयल इन वाटर इमल्शन है और आपने बैलेंस्ड इमल्सीफाइंग एजेंट यूज़ किया हुआ है, इसमें अगर आप ऑयल की कंसंट्रेशन ऐड करना शुरू कर दें, अगर आप ऑयल ऐड करना शुरू कर दें तो चूँकि बैलेंस्ड इमल्सीफाइंग एजेंट है तो आफ्टर सम टाइम जब ऑयल का वॉल्यूम वाटर के वॉल्यूम से एक्सीड कर जाएगा तो ऑयल इन वाटर इमल्शन विल बी कन्वर्टेड टू वाटर इन ऑयल इमल्शन। ऑन कॉन्ट्रेरी, अगर आपके पास वाटर इन ऑयल इमल्शन है तो यकीनन इसको स्टेबल करने के लिए बेहतर तो ये है कि आप हाइड्रोफिलिक इमल्सीफाइंग एजेंट यूज़ करें। लेकिन अगर आपने गलती से बैलेंस्ड इमल्सीफाइंग एजेंट यूज़ किया तो ये बैलेंस्ड इमल्सीफाइंग एजेंट इनर फेज की कंसंट्रेशन को ज़्यादा देर तक रेजिस्ट नहीं कर सकेगा। अगर वाटर इन ऑयल इमल्शन है और आपने बैलेंस्ड इमल्सीफाइंग एजेंट यूज़ किया, बैलेंस्ड इमल्सीफाइंग एजेंट जिस तरह ऑयल इन वाटर इमल्शन को फेवर कर रहा है वो वैसे ही वाटर इन ऑयल इमल्शन को भी फेवर करेगा। इसका मतलब है इमल्शन को स्टेबल रखने में ये एक हद तक तो जाएगा, उससे आगे नहीं जा सकता। तो अगर आप इसमें चूंकि वाटर इनर फेज है, अगर आप वाटर का वॉल्यूम इंक्रीज करते गए, अगर आप वाटर ऐड करते गए तो बैलेंस्ड इमल्सीफाइंग एजेंट बहुत ज़्यादा देर तक इसे रेजिस्ट नहीं कर सकेगा। अल्टीमेटली वाटर इन ऑयल इमल्शन विल बी कन्वर्टेड टू ऑयल इन वाटर इमल्शन। तो हो सकता है आपके माइंड में आए कि अगर ऑयल इन वाटर इमल्शन में हम ऑयल डालते हैं वो वाटर इन ऑयल इमल्शन बन जाता है। अगर ऑयल इन वाटर में इमल्शन में आप वाटर ही और ऐड करते जाएं, देन व्हाट विल हैपन, देन ऑयल इन वाटर इमल्शन विल बी वाटर ऑयल इन वाटर इमल्शन एज इट इज़। क्यों कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि किसी भी इमल्शन को डिस्पर्शन मीडियम ऐड करने से या आउटर फेज ऐड करने से डिल्यूट किया जा सकता है। तो ऑयल इन वाटर इमल्शन में अगर आप वाटर का वॉल्यूम इन्हांस करते जाएं तो वो ऑयल इन वाटर इमल्शन ही रहेगा, लेकिन डिल्यूट होता जाएगा। अलबत्ता ये अलग फैक्टर है, डिल्यूट होने से उसकी विस्कोसिटी कम हो जाएगी और फिर वो अनस्टेबिलिटी की तरफ जा सकता है। सिमिलरली वाटर इन ऑयल इमल्शन में अगर आप ऑयल ऐड करते जाएं तो वो डिल्यूट होता जाएगा, विस्कोसिटी कम हो जाएगी, इमल्शन ऐसा ऐसा डिस्टेबलाइज होता जाएगा। लेकिन बहरहाल एट द एंड आखिरी सांस तक वो रहेगा वाटर इन ऑयल इमल्शन ही,
डिस्टेबलाइज होने के बाद भी ऐसा नहीं है कि ऑयल इन वाटर इमल्शन वाटर इन ऑयल में कन्वर्ट हो जाए या वाटर इन ऑयल इमल्शन ऑयल इन वाटर में कन्वर्ट हो जाए। वाटर इन ऑयल इमल्शन अगर डिस्टेबलाइज होगा तो फिर दोनों फेज अलग हो जाएंगी, वाटर अलग ऑयल अलग। अब देखिए मल्टीपल इमल्शन कब बनते हैं। आपने ऑयल इन वाटर इमल्शन बनाया, ऑयल इनर फेज वाटर आउटर फेज, और इसको स्टेबल करने के लिए हमने ऑयल इन वाटर इमल्शन को स्टेबल करने के लिए ऐसा इमल्सीफाइंग एजेंट होना चाहिए जो वाटर सॉल्युबल हो, और वो यकीनन हाइड्रोफिलिक इमल्सीफाइंग एजेंट होगा। अब ये अनबैलेंस्ड इमल्सीफाइंग एजेंट है। इसमें जब आप ऑयल की कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे तो दिस ऑयल इन वाटर इमल्शन विल बी कन्वर्टेड टू मल्टीपल इमल्शन, दैट इज ऑयल इन वाटर इन ऑयल इमल्शन। सिमिलरली वाटर इन ऑयल इमल्शन, इसमें चूंकि वाटर आउटर इनर फेज है, इसको स्टेबल करने के लिए हमें हाइड्रोफोबिक इमल्सीफाइंग एजेंट चाहिए जो ऑयल सॉल्युबल हो। तो ऑयल सॉल्युबल हाइड्रोफोबिक इमल्सीफाइंग एजेंट ये अनबैलेंस्ड इमल्सीफाइंग एजेंट है। इसमें अगर हम इनर फेज का वॉल्यूम इंक्रीज करते जाएं, अगर हम वाटर का वॉल्यूम इंक्रीज करते जाएं, तो अल्टीमेटली वाटर इन ऑयल इमल्शन विल बी कन्वर्टेड टू वाटर इन ऑयल इन वाटर मल्टीपल इमल्शन। तो अगेन लेट मी प्रॉमिस वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन। नाउ फाइनली फाइनल पैरामीटर, सिक्स्थ पैरामीटर टू बी स्टडीड, टेम्परेचर। देखिए जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जब काइनेटिक एनर्जी डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल की इंक्रीज होगी तो उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन भी इंक्रीज हो जाएगा और रेट ऑफ कोलिजन भी इंक्रीज हो जाएगा। जब रेट ऑफ कोलिजन इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ कोलिशंस भी इंक्रीज हो जाएगा और विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। इन सब का ओवरऑल इफेक्ट ये होगा कि स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। इंक्रीज इन टेम्परेचर will decrease viscosity of continuous phase. It will increase kinetic energy of droplet. It will increase diffusion coefficient of dispersed droplet. It will increase the rate of collision between droplets of dispersed phase. It will increase rate of collision, rate of coalescence, and finally it will decrease stability of emulsion. It means increase in temperature is another poison for stability of emulsion. And let me remind you, we are discussing macro emulsion. माइक्रो emulsion की तरफ हम बाद में आएंगे। अब तक हमारी डिस्कशन it is about macro emulsion. तो low temperature will favor stability of macro emulsion. तो ये हमारी इस डिस्कशन की समरी ये है कि लो टेम्परेचर विल फेवर स्टेबिलिटी ऑफ मैक्रो emulsion. Emulsifying agents are usually most effective at temperature of minimum solubility. जिस टेम्परेचर पर
सरफेक्टेंट्स की, इमल्सिफाइंग एजेंट की सॉल्युबिलिटी मिनिमम होगी, उस टेम्परेचर पर इमल्शन मोस्ट स्टेबल होगा। क्योंकि अगर इमल्सिफाइंग एजेंट खुद डिज़ोल्व हो जाए तो फिर वो इमल्सिफाइंग एजेंट नहीं रहेगा, वो इट सेल्फ सल्यूट बन जाएगा, फिर उसका वो रोल नहीं होगा जो हम चाहते हैं। तो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह इन कमिंग लेक्चर वी विल डिस्कस inversion of emulsion and then multiple emulsions, and then we will proceed toward micro emulsions and their stability. Thank you very much. Take care of yourself. Allah Hafiz.